हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है द लास्ट फेज, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया 1942 टू 1947। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जहां पर हम इंडियन इंडिपेंडेंस को डिटेल में जानेंगे, साथ ही साथ पार्टीशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। यहाँ पर बात करेंगे कैबिनेट मिशन प्रपोजल क्या था। उससे पहले जानेंगे कैबिनेट मिशन को भारत भेजा क्यों गया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ कई सारे मूवमेंट हुए, जिसका कि बाद में हमने देखा कि उसका रिजल्ट ये रहा कि हमें फाइनली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उससे आज़ादी मिली। ठीक है, हम इंडिपेंडेंट हुए, हमें आज़ादी मिली। लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे कि बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 1957। 1957 में हमने देखा कि लोगों ने जो रेबल वगैरह किया उसको बुरी तरह से सप्रेस कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं आगे जो भी मूवमेंट वगैरह होते हैं उन सभी को सप्रेस कर दिया जाता है बुरी तरह से। चाहे हम बात करें किसके बारे में, हम बात करते हैं बंगाल डिवीज़न जब हुआ था। ठीक है, उस दौरान लोगों ने जो उसका विरोध किया उसको दबा दिया गया। इसके बाद आते हैं हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि काफ़ी बड़े लेवल का था, उसको भी सप्रेस कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं ज़रूर उसको वापस लिया गया था, लेकिन उसको सप्रेस करने की पूरी कोशिश की गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से ही ऐसी सिचुएशन आई और उसको वापस लेना पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर हम देखते हैं बड़े लेवल का एक क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ये सारे ऐसे मूवमेंट थे जो कि शुरू ज़रूर किए गए और उनको इन ब्रिटिश जो पावर थी इसके द्वारा बुरी तरह से सप्रेस कर दिया गया। लेकिन फिर हम देखते हैं 1945 के बाद क्या चेंजेस होते हैं, जिस वजह से कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन जिसका उद्देश्य क्या था, या फिर उसको किस लिए भारत भेजा गया था। उसको भारत भेजा गया था कि जो ब्रिटिश पावर है यहाँ पर जो रूल कर रही है, उसके हाथ में जो पावर है यानी जो सत्ता है उसको ट्रांसफ़र किया जा सके इंडिया को, और साथ ही साथ इंडिया में यूनिटी बनाई रखी जा सके। इसीलिए इसको भेजा गया था भारत। ठीक है, अब यहाँ पर डिटेल में हम जानेंगे कि क्या रीज़न थे इनको भारत भेजने के। चलिए, तो यहाँ पर हमने जाना कैबिनेट मिशन को भारत किस लिए भेजा गया था, कि पावर जो है वो ट्रांसफ़र करनी थी। लेकिन इसके कारण हम लोग जानेंगे कि 45 के बाद ऐसी क्या चीज़ थी। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बार बार रिवॉल्ट हो रहे थे, बार बार मूवमेंट हो रहे थे, डिमांड तो पहले से हो रही थी, लेकिन इसके बाद ये लोग चेंज कैसे होते हैं पावर ट्रांसफ़र करने के लिए, जिसके लिए कैबिनेट मिशन आता है। तो इसके कारण हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1945 तक चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, उसके बाद सत्ता पलट होता है और उसके बाद आती है लेबर पार्टी। ठीक है, लेबर पार्टी जो है वो आती है, देखा जाए तो लेबर पार्टी जो थी, इंडियंस जो थे उनकी जो डिमांड थी इंडिपेंडेंस के लिए, उसके लिए उनके अंदर सिंपैथी थी। उनका मानना था अब इनको आज़ादी दे देनी चाहिए, इसलिए। ठीक है, और भी क्या था, सिर्फ इतना छोटा कारण तो होगा नहीं, और भी चीज़ें थी, उनको हम देखते चलते हैं। दूसरा कि ये कैबिनेट मिशन जो था वो भारत भेजा गया था कि वो इंडियन लीडर्स जो है उनसे कंसल्ट कर सके कि किस तरीके से हमें पावर जो है वो ट्रांसफ़र करनी होगी। ठीक है, इस दौरान क्या था, 1945 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था समाप्त हो गया। यहाँ पर हम देखें तो ब्रिटेन की जीत ज़रूर हो गई थी, लेकिन उसकी कंडीशन जो थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। भाई किस वजह से, क्योंकि युद्ध कभी भी होता है तो जो कंट्री होती है उसकी कंडीशन ख़राब हो ही जाती है, जीतने वाले की भी और हारने के वाले की भी। ठीक है, उन्होंने जितनी कंट्रीज़ को कॉलोनाइज करके रखा था तो उन सभी जगहों पर देखा जाए तो उनकी व्यवस्था जो थी वो काफ़ी ख़राब हो गई। यहाँ पर बड़ी पावर के रूप में कौन आते हैं, यूएसए एंड सोवियत यूनियन, ये दोनों बड़ी पावर के रूप में सामने आते हैं। अब इसके बाद ये दोनों जो बड़ी पावर थी, इन दोनों ने ही इंडियन इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया कि जो इंडिया की जो डिमांड है कि हमें इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, तो उसको इन्होंने सपोर्ट किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आईएनए, जिसको ऑर्गेनाइज किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है कि आईएनए जो है इसको सिर्फ इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो मोहन सिंह जी ने इसकी फॉर्मेशन की थी। ठीक है, फाउंडेशन तो मोहन सिंह जी ने की थी। उसके बाद हमने देखा कि सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, तो एक इसका भी प्रेशर था।
नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन नेवल फोर्सेस जो थी उन्होंने बॉम्बे में फेब 1946 में रिवॉल्ट कर दिया था। अब इसका कारण क्या था कि किस लिए किया गया था? यहाँ पर जो इंडियन नेवल के आर्मी के लोग जो थे, जो कि इंडियन थे, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। उनके लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो अच्छी नहीं थी। तो यही सारी चीज़ें जो थी बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। जब इन्होंने रिवॉल्ट किया था, वहाँ पर डिमांड इनकी किस चीज़ की थी? इनकी डिमांड तो थी बस ये कि इनके साथ बिहेवियर जो है वो सही रखा जाए, साथ ही साथ इनको खाने पीने के लिए ठीक से फूड जो है वो अवेलेबल कराया जाए। लेकिन उस समय कंडीशन, पूरे देश का माहौल जो था वो इस तरीके का बना था कि धीरे धीरे ये रिवॉल्ट जो था वो बहुत बड़ा हो गया, ये कंट्री लेवल पे आ गया। ठीक है, तो ये भी एक कारण था। और क्या था इसके और कारण? ये थे कि ब्रिटिश कंट्रोल जो था आर्म्ड फोर्स पर से, वो भी क्या हो रहा था, धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। देखिए, कहीं पर भी कभी भी कोई भी रिवॉल्ट कर दे रहा था। ठीक है, अब उनको ये समझ में आने लगा था कि हम लोग जो है वो इनका भरोसा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी ये अपनी बातें जो है वो मनवाने के लिए कहीं पर भी रिवॉल्ट कर दे रहे हैं। इंडियन वर्कर्स जो थे वो भी उनके जो राइट्स थे, उनकी डिमांड के लिए वो भी एक साथ आते हैं। तो हम देख क्या रहे हैं कि हर तरफ से, हर फील्ड से क्या है, इनके खिलाफ विद्रोह हो रहे थे। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि इनको आगे समझ में आने लगा कि भाई अब हम ज़्यादा दिन यहाँ नहीं टिक सकेंगे। ठीक है, हर कोई जो है वो इनके खिलाफ चलता जा रहा है। हम देखें कि पेजेंट जो थे, ठीक है, जो फार्मर्स वगैरह थे, उन्होंने भी अलग दूसरी तरफ अपना एग्रेशन जो था वो दिखाना शुरू कर दिया, आंदोलन अपने शुरू कर दिए, क्योंकि उनका जिस तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जिस तरीके से उनसे हाई रेंट जो थे वो लिए जाते थे, जिस तरीके से उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था, इस वजह से वो भी यहाँ पर खिलाफ हो रहे थे और विद्रोह कर रहे थे। दूसरी तरफ देखा जाए कि ये सारी सिचुएशन ऐसी बन ही रही थी कि जो ब्रिटिश पावर थी, अब उनको ये समझ में आ रहा था कि अब हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं, यहाँ से जाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश जो पावर जो थी वो अचानक से इतने ज़्यादा हर फील्ड से लोग जो थे अब उनका विरोध कर रहे थे। इसके लिए वो तैयार नहीं थी कि भाई इतना विरोध जो है वो फेस कर पाएगी। ठीक है, ब्रिटिश अनप्रिपेयर्ड फॉर पब्लिक डिसकंटेंट, उस असंतोष को आर्म फोर्स जो थी, उनका रिवॉल्ट जो था, इंडियन रेवोल्यूशनरीज जो थी, उनकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हो रही थी। ठीक है, रेवोल्यूशनरीज क्या कर रहे थे, वो तो इनके अगेंस्ट पूरी तरह से जाने को तैयार थे। एक तरफ हम देखते थे जो हमारे लीडर्स हैं वो अपनी बातें जो थी वो सामने रखते थे और कहते थे भाई हमारी डिमांड जो है उनको माना जाए। दूसरी तरफ रेवोल्यूशनरी जो थे तो वो क्या करते थे, वो मारपीट भी देते थे इनको, इनके गोडाउन्स वगैरह लूट भी ले रहे थे। तो इनकी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी उससे भी ये परेशान हो रहे थे। ठीक है, इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ इन्होंने देखा कि पूरी दुनिया से जगह जगह से डिमांड होने लगी कि भाई अब जो है वो लोगों का ओपिनियन जो था वो बढ़ रहा था, किस लिए कि इंडिया को आज़ाद कर दिया जाए। तो ये सारी सिचुएशन बन रही थी, जिसकी वजह से अब लगा कि नहीं, अब पावर जो है वो ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। नेक्स्ट क्या था, चलिए बच्चों बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो था वो कब आया था भारत, पहले तो ये जानेंगे। ये आया था 24 फेब 1946 को। ठीक है, तो फेब 1946 भी याद रखा तो भी ठीक है। तो ये इंडिया आता है। अब यहाँ पर किस तरीके से इनको भेजा जाता है, कौन से लोग इसमें शामिल थे, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे और आगे किस तरीके से इसने काम किया। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया। इसके पहले क्या चल रहा था? इसके पहले ये चल रहा था कि इंग्लैंड जो था 1945 जो वॉर था, उसके बाद वहाँ पर जनरल इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन में लेबर पार्टी जो है वो जीतती है। लेबर पार्टी के लेबर प्राइम मिनिस्टर जो थे, जिनका नाम था क्लेमेंट एटली। ठीक है, क्लेमेंट एटली जो थे, इन्होंने सोचा कि भाई प्रॉब्लम्स जो है, इंडिया की जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन किस तरीके से निकाला जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक मिशन जो था वो इंडिया भेजा कि जो कि बातचीत करेगा और किस तरीके से क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है इस बारे में। जो मिशन इन्होंने भेजा उसमें अपनी कैबिनेट के 3 मिनिस्टर जो थे उनको भी शामिल किया, जिनका नाम था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, क्रिप्स मिशन वाले ही क्रिप्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट है एवी अलेक्जेंडर, इनको शामिल किया और फिर ये मिशन जो है वो इंडिया आता है। यहाँ पर आकर यहाँ के जो लीडर्स थे उनसे बात होती है, लेकिन यहाँ अलग अलग ग्रुप्स बन रखे थे उनके। भाई जितने लोग थे सबसे तो बात होगी नहीं, तो अलग अलग ग्रुप्स थे, उनके लीडर्स जो थे उनके साथ बातचीत थी। अब ये सारे लोग जो थे वो कॉमन सोल्यूशन पर नहीं पहुँच सके। बातचीत हुई, भाई कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई भी कॉमन सोल्यूशन यहाँ पर नहीं मिल पाया। जिस सोल्यूशन के लिए लोग इनके पास आए बातचीत करने, बाकायदा जो केस स्टडी होती है वो इन्होंने की कि किस तरीके से करनी है बात चीज़ें।
बातचीत हुई, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। इसके बाद जो ये कैबिनेट मिशन इंडिया आया था, इसने अपना प्लान जो था वो पेश कर दिया। इसी को हम कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, कि किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, जो कि है मेन प्रोविजंस एंड क्लाउजेस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान जो था, इसके मेन कह सकते हैं, इसका मेन प्लान क्या था या फिर मेन जो योजना थी वो क्या थी, ये हम देखेंगे। फर्स्ट था फेडरेशन ऑफ ऑल द प्रोविंसेस एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सभी प्रोविंस और स्टेट्स के लिए क्या होगा, फेडरेशन होगा। फेडरेशन मतलब कि एक बड़ी पावर होगी, अदर जो प्रोविंसेस होंगे, एक सेंट्रल पावर होगी, अदर जो प्रोविंसेस होंगे वो क्या करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जैसा कि अभी के टाइम में हम देखते हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फेडरल सेंटर्स अथॉरिटी लिमिटेड। फेडरल सेंटर जो होगा, ठीक है, सेंट्रल है वो, ठीक है, अदर उसको सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर उनकी जो अथॉरिटी होगी वो लिमिटेड होगी। किस किस चीज़ की अथॉरिटी होगी ये भी जान लेते हैं। इनके पास अथॉरिटी होगी फॉरेन अफेयर्स जो होंगे, इनके पास अथॉरिटी होगी किसकी, कम्युनिकेशन की, इनके पास अथॉरिटी होगी डिफेंस की। अदर जो रेजिड्यूरी अफेयर्स होंगे वो किसके पास होंगे, वो प्रोविंसेस के पास होंगे, या कह सकते हैं स्टेट्स के पास होंगे। प्रोविंसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर सब्जेक्ट्स एंड रिटेन्स रेजिड्यूरी पावर्स, ठीक है। तो अदर जो है वो रेजिड्यूरी पावर वो इनके पास होंगी। उसके लिए जो नियम कानून बनाने होंगे वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ, और जो इनके पास अथॉरिटी है उसके नियम कानून सेंट्रल जो है वो बनाएगा, ठीक है। क्रिएशन ऑफ अ यूनियन विथ इट्स लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर बात हो रही है यूनियन यानी कि सेंट्रल की, कि अपने जो उसके सब्जेक्ट हैं उसके लिए जो नियम कानून बनाने होंगे उसके लिए उसके अपने लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव होंगे, जो कि क्या करेंगे, कानून को बनाना और पास करने का काम करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, प्रोविंसेस वुड बी फ्री टू फॉर्म रीजनल यूनियन, ठीक है। तो प्रोविंसेस के लिए बोला गया कि वो फ्री हैं, किसके लिए, रीजनल यूनियन अपनी बनाने के लिए। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया कि उनकी जो अपनी पावर है उसको वो किस तरीके से उसका यूज़ करेंगे उसके लिए वो फ्री है। यहाँ पर 3 ग्रुप जो थे वो बनाए गए, ABC, ठीक है। ए ग्रुप जिसमें कि मतलब एक तरीके से इनको इस तरीके से बांटा गया कि जहाँ पर जिस कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी उसके अकॉर्डिंग कुछ इसको बांटा गया। यहाँ पर रखा गया सेंट्रल, ठीक है, यहाँ पर रखा गया सेंट्रल और यूनियन प्रोविंसेस जो थी उनको, और इसके अलावा बॉम्बे, ठीक है, मद्रास एंड बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बी ग्रुप जिसमें NWFP, ठीक है। इसके अलावा सिंध, इसके अलावा किसको रखा गया यहाँ पर, पंजाब को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप सी। ग्रुप सी में किसको रखा गया, आसाम और बंगाल, जहाँ पर क्या था कि पूरी तरह से कंफर्म नहीं थे। तो यहाँ पर इनको राइट दिए गए कि भाई अपनी जो प्रोविंसेस है, ठीक है, रीजनल यूनियन जो है, प्रोविंसेस जो हैं उनकी क्या है, रीजनल यूनियन वो अपनी खुद से बना सकेंगे या अपनी जो पावर है उसका वो खुद से यूज़ कर सकेंगे। फिफ्थ है यहाँ पर ईच ग्रुप वुड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। हर ग्रुप का अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अपना संविधान हर ग्रुप का होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया कि आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो जिसमें जाना चाहता है, यहाँ पर ग्रुप ABC यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, जिसमें जाना चाहता है जा सकता है यहाँ। लेकिन ये भी बोला गया कि फर्स्ट जब लेजिस्लेटिव इलेक्शन होंगे, ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप जो है इस ग्रुप में नहीं रहना चाहते हैं तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट्स वुड नॉट बी डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द यूनियन, ठीक है। तो स्टेट्स जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं यूनियन को। यहाँ भी हम लोगों ने बात की ना कि अपनी अपनी इनकी पावर होगी, वो उसी को ही देखेंगे। अपनी मर्जी से अगर चाहे तो पावर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कौन, स्टेट जो है वो यूनियन को। चलिए बात करते हैं 7th पॉइंट की, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनेगा। भाई भारत जो है आज़ाद होगा तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ज़रूरी है कि भाई किस तरीके से कब किसको अपॉइंट करना है, ये सारी चीज़ें उसी से डिसाइड होती हैं, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें हर एक चीज़ है, हर चीज़ की डिटेल है। तो या जितने भी हमारे जो कानून होते हैं, ठीक है, कौन किसकी पावर कितनी होगी, ये सारी डिटेल है। तो ये सारी चीज़ें कैसे तय हो जाती, सिर्फ जो ब्रिटिश जिस तरीके से चला रहे थे उससे नहीं तय हो सकती थी, या हम सिर्फ बात कर दे, नहीं, उसके लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बनाया जाना था। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए
कोई भी पर्सन नहीं बैठ जाएगा। उसके लिए बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो बनाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो कैसे होगी भाई, इलेक्टेड लोग होंगे उनके द्वारा बनाई जाएगी। इसके मेंबर जो थे वो ज़रूर फिक्स कर दिए गए। बोला गया कि जिसमें कि 389 मेंबर्स होंगे, जिसमें कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जिसमें कंपोजिशन होगा 292 जो मेंबर होंगे वो प्रोविंसेस से होंगे, 4 जो होंगे वो चीफ कमिश्नर्स होंगे एंड 93 जो होंगे वो इंडियन स्टेट से होंगे। ठीक है, इसके अलावा बोला गया कि जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है नहीं तैयार होता है तब तक क्या होगा, इंटरिम गवर्नमेंट जो है वही आगे चलेगी। ठीक है, ऑफ ऑल पार्टीज वुड बी फॉर्म्ड विथ 14 मेंबर्स। ठीक है, तो जिसमें 14 मेंबर होंगे। नेक्स्ट इसमें बोला गया यानी कि 9th पॉइंट जो था वो ये था, यूनियन ऑफ इंडिया हैड द ऑप्शन टू रिमेन इन वॉकआउट ऑफ द, ठीक है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ठीक है, यहाँ पर ये भी ऑप्शन होगा कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो है उसके साथ आप आगे जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे, ये यूनियन ऑफ इंडिया जो है उसके पास ये ऑप्शन होगा। तो यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो आज भी देखा जाए मतलब आज भी वो एक स्ट्रॉन्ग मेंबर है किसका, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जो थे वो दे दिए गए। अब बोला गया ये प्रपोजल अब आपके ऊपर है, आप चाहे इसको टोटली एक्सेप्ट करिए और चाहे तो आप इसको टोटली रिजेक्ट करिए। बात करते हैं हम लोग 4th पॉइंट जो कि है रिएक्शन ऑफ द कांग्रेस एंड द लीग। लीग और कांग्रेस का क्या रिएक्शन था इस रिपोर्ट पर वो हम लोग जानेंगे। तो कांग्रेस और लीग जो थी दोनों ने ही इसको क्रिटिसाइज़ किया पहले तो। ठीक है भाई, होते हैं कि भाई कोई चीज़ अगर सामने रखी जा रही हर एक चीज़ नहीं समझ में आती तो क्रिटिसाइज़ किया। इसके बाद मिशन जो था उसने क्या किया, इनके जो भी डाउट्स थे उनको क्लियर किया। इसके बाद हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि मुस्लिम लीग को ये लगता है कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो प्रोविंसेस हैं उनकी ग्रुपिंग की जाएगी, तो मेजॉरिटी वाले जो प्रोविंसेस हैं उनकी ग्रुपिंग की जाएगी। तो इनको ये समझ में आया कि मुस्लिम जहाँ पर हैं उन सभी जो प्रोविंसेस हैं उनकी ग्रुपिंग करना है, यानी कि पार्टीशन जो है वो होगा, यानी कि हमको एक अलग से पाकिस्तान नेशन जो दूसरा है वो हमें मिलेगा। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। लीग एक्सेप्टेड इट ऑन जून 6, 1946 को, सीइंग द ग्रुपिंग एज इंडिकेटिव ऑफ पाकिस्तान फॉर्मेशन। ठीक है, तो इनको यही समझ में आता है कि ग्रुपिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान का फॉर्मेशन। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने इसको क्या किया, कुछ शर्तों के साथ माना। क्या चीज़ें थी वो हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन क्या एक्सेप्ट किया, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाला पार्ट था, ठीक है, उसको ही एक्सेप्ट किया, सिर्फ उसको ही उन्होंने एक्सेप्ट किया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाला पार्ट था। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के लिए, ठीक है, अब क्या था कि जब हमें आज़ादी मिल जाएगी तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद बनाएंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के लिए यहाँ पर क्या किया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एज अ सोवरेन बॉडी कंसीडर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कांग्रेस जो थी उसने रिजेक्ट किया किसको, इंटरिम गवर्नमेंट जो थी। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट जो थी उसकी जो पावर थी, उसका जो स्टेटस था, ठीक है, वो बहुत कम दिया गया था। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट ये हुआ कि इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी जिसकी पावर और स्टेटस को काफ़ी लिमिटेड रखा गया। साथ ही साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी, ये हुआ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बनेगी उसके लिए हुआ कि जो लीग थी उसको भी बराबरी का ही दर्जा दिया गया। इसी वजह से कांग्रेस ने क्या किया, इसको रिजेक्ट किया। इंटरिम गवर्नमेंट जहाँ पर क्या था, पावर और स्टेटस काफ़ी लिमिटेड थी, दूसरी तरफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बन रही थी वहाँ पर हम बात करें लीग को बराबरी का दर्जा मिलने की वजह से कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी, इंटरिम गवर्नमेंट ये होती है कि जब आपकी क्या है प्रॉपर गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रेडी होगा, मतलब प्रॉपर गवर्नमेंट पूरी तरह से जब सत्ता आपके हाथ में दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा 1950 में बना था, लेकिन पूरी तरह से सत्ता जब आपके हाथ में दी जाएगी, अभी तो बातचीत चल रही है। ठीक है, तो अभी क्या है, एक प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट आपकी नहीं बनेगी। ठीक, जब सत्ता पूरी तरह से आपके हाथ में आ जाएगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तब ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो हटा दी जाती है। तब तक के लिए इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। जब सत्ता आ जाएगी तब तो भाई हम अपने तरीके से अपने नियम कानून बनाएंगे। ठीक है, अभी क्या है, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, अभी ट्रांसफ़र हो रहा है, धीरे धीरे आपके हाथ में सत्ता दी जा रही है, अभी आप किस तरीके से देश चलाओगे, तो इसको कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट जो थी उसमें लिमिटेड पावर और उसका स्टेटस होने की वजह से कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया।
हम बात करते हैं सिख अपोजिशन। सिख जो थे वो इसको क्यों अपोज कर रहे थे ये जानेंगे। तो सिख जो थे वो खिलाफ थे डिवीज़न ऑफ इंडिया के। सिख जो थे वो खिलाफ थे प्रोविंशियल ग्रुपिंग के। सिख जो थे वो खिलाफ थे वीक सेंट्रल अथॉरिटी के। ठीक है, यहाँ पर वीक सेंट्रल अथॉरिटी बन रही थी। भाई लोग जो थे इस तरह से बटे बटे थे। इसमें बोला गया था भाई जो बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो मानेगा ठीक है, जो नहीं मानेंगे, जो प्रोविंसेस नहीं मानेंगे, प्रिंसली स्टेट्स नहीं मानेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर छूट दी गई थी कि जो नहीं मानेंगे तो उनके लिए छूट है। तो इस तरीके से क्या है कि सेंट्रल अथॉरिटी जो होगी वो काफ़ी वीक होगी, इसलिए ये इसको अपोज कर रहे थे। दूसरी तरफ डिवीज़न ऑफ इंडिया जिसके खिलाफ लोग थे ही, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविंशियल ग्रुपिंग के खिलाफ ये थे। क्यों? क्योंकि इससे क्या था, इनके इंटरेस्ट जो थे, इनके सेफ गार्ड में कमी आ रही थी। कैसे? देखिए पूरे भारत में अगर देखा जाए तो सिख उस समय में बहुत ही कम थे। आज भी हम देखें तो इनकी पॉपुलेशन जो है देखा जाए तो काफ़ी कम है, तो काफ़ी कम थे ये, ठीक। अब क्या था कि यहाँ प्रोविंशियल ग्रुपिंग जो है वो हो जाएगी। तो ऐसे में सिख अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर थे? पंजाब में। लेकिन फिर भी अगर हम देखें रेशियो उनका, पंजाब में सिख ज़्यादा होते हुए भी उनका रेशियो हम देखें चाहे मुस्लिम से चाहे हम देखें हिंदू से, दोनों से काफ़ी कम था। तो उनको ये था कि इस तरीके से यहाँ पर जो पंजाब है यहाँ पर मुस्लिम जो हैं वो ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा हैं। तो मुस्लिम अगर ज़्यादा हैं, लगभग 53% से ज़्यादा थे, ठीक है। तो काफ़ी पहले की जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग तो ये था कि ये जब काफ़ी ज़्यादा हैं तो हमको आगे इनकी ही दया पर, और दूसरे उनकी कट्टरता से ये परिचित थे, तो ये था कि हमको इनकी दया पे ही रहना पड़ेगा, तो इसलिए भी ये खिलाफ थे। हम बात करते हैं हिंदू महासभा। हिंदू महासभा जो थी उसने भी इसे अपोज किया, क्योंकि ये प्लान जो था वो प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान पर था, तो इसलिए उन्होंने भी इसको अपोज किया, क्योंकि पार्टीशन लोग नहीं चाह रहे थे। अब हम बात करते हैं मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद भाई कांग्रेस और लीग की तरफ से जो इस कैबिनेट मिशन प्लान जो था इसको एक्सेप्ट किया गया, इसको इन्होंने इंडियन हिस्ट्री का ग्लोरियस इवेंट कहा, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ गया कि ग्लोरियस इवेंट इसे किसने कहा, तो मौलाना आज़ाद ने कहा था। बात करते हैं द इंटरिम गवर्नमेंट एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, ठीक है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इसको लेकर क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं ये हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखिए अब क्या था कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसको लोगों ने देखा, एक्सेप्ट किया, शर्तों के साथ, बिना शर्तों के साथ जो भी चीज़ें कर उसको आगे मान्यता जो थी वो मिली। आगे हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो वेट करती है कि भाई जब तक पूरी तरह से इनके हाथ में जो सत्ता है वो नहीं दे दी जाती है, ठीक है, तब तक क्या होगा, पावर पूरी तरह से नहीं दे दी जाती है, तब तक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनेगी। उसके लिए क्या है, बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बातचीत करके उसके बाद इनके हाथ में हम लोग सत्ता देंगे। सत्ता जब पूरी तरह से दी जाएगी उसके पहले क्या है, इंटरिम गवर्नमेंट रहेगी। जब हम आज़ादी दे देंगे, सत्ता इनके हाथ में पूरी तरह से आ जाएगी, तब इंतरिम गवर्नमेंट जो है वो भंग हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके की प्लानिंग थी, एम था। तो यहाँ पर बातचीत के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ डिसाइड होता है कि इंतरिम गवर्नमेंट जो है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन जो है वो होंगे, जो मेजॉरिटी में होगा, जैसा कि होता है जो मेजॉरिटी में होगा उसको क्या किया जाएगा, उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए कहा जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्शन होते हैं जुलाई 1946 को। जब ये इलेक्शन होते हैं इसमें कांग्रेस जो है उसको मेजॉरिटी मिलती है, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया की अगर हम लोग बात करें, जब ब्रिटिश थे यहाँ तो हम लोग ब्रिटिश इंडिया ही कहते थे इसको, है ना। तो कितनी थी सीट्स वहाँ पर, 292 सीट्स थी, जिनमें कि कांग्रेस जो थी उसको मिलती है 201, ठीक है। तो हमें दिख रहा है मेजॉरिटी में सीट मिली, कांग्रेस तो खुश होगी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का क्या हाल होगा, मुस्लिम लीग जो थी वो बहुत नाराज़ हो गई। यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये इलेक्शन के लिए यहाँ पर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, दोनों डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो हो दोनों के लिए, यानी एक मुस्लिम्स के लिए हो और दूसरी जो है वो हिंदू के लिए हो, ऐसी उनकी डिमांड थी। वो नाराज़ हो जाते हैं और एक रेजोल्यूशन जो है जिन्ना के द्वारा पास किया जाता है, जो कि कहता है कि भाई हम बाइकआउट करेंगे या फिर हम रिजेक्ट करेंगे कैबिनेट मिशन प्लान को। उन्होंने बोला कि कैबिनेट मिशन प्लान, क्योंकि इनको सीट जो मिली थी वो 73 ही मिली थी, ठीक है, मेजॉरिटी इनके पास थी, कांग्रेस के पास थी, इसलिए नाराज़ होते हैं और रेवोल्यूशन जो है वो बनाते हैं और जिसमें रिजेक्ट करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान को। अब आगे हम देखते हैं वायसराय। उस समय कौन थे वायसराय, 1946 की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो इस समय थे लॉर्ड वेवेल, ठीक है, लॉर्ड वेवेल थे इस समय वायसराय। तो वो इनवाइट करते हैं किसको, कांग्रेस की तरफ से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इनको बुलाया जाता है कि भाई आइए इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो आप बनाइए। तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी तरफ क्या हाल होगा उनका, यानी कि मुस्लिम लीग का, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेहरू जी उनको इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनाने के लिए उनको
इनवाइट किया जाता है। दूसरी तरफ जिन्ना जो थे वो बहुत नाराज़ होते हैं और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि हम लोग डायरेक्ट एक्शन लेंगे, यानी कि तुरंत के तुरंत हम कार्रवाई करेंगे। आगे इन्होंने बोला कि 14, देखिए हम लोगों ने देखा 14 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो है उनको इनवाइट किया जाता है। 16 अगस्त 1946 के लिए ये बोलते हैं कि हम लोग जो है डायरेक्ट एक्शन डे की तरह इसको निभाएंगे। आगे डायरेक्ट एक्शन डे इनका शुरू होता है, जहाँ पर क्या होता है, शुरुआत होती है कैलकाटा में बहुत ज़्यादा क्राइम जो है वो बढ़ जाता है, लोगों को मार देना, लूटपाट करना, आग लगा देना, ये सारी चीज़ें जो थी वो आम हो जाती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर ये सारी चीज़ें होने लगती है, किसी को भी चाकू छुरे से मार देना, ठीक है। मतलब पूरी तरह से कह सकते हैं जो राइट्स जो हैं वो वहाँ पर शुरू हो जाते हैं। कैलकाटा उस समय में कोलकाता, सॉरी आज का कोलकाता, उस समय कैलकाटा, तो वहाँ पर राइट्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जला दी जाती हैं, कितने सारे लोगों के घर जो हैं जला दिए जाते हैं, जो विमेन होती हैं उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। मतलब ये दंगे जो हैं वो भड़कते जाते हैं। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी कि 16 अगस्त को ही हुआ, ये चीज़ें जो थी वो लगातार 4 दिन तक चलती रहीं। इसके बाद हम देखते हैं ईस्ट बंगाल, नोआखली, वहाँ से भी ये चीज़ें जो है वो शुरू हो जाती हैं, ब्लड शेड वगैरह वहाँ पर भी शुरू हो जाता है। अब महात्मा गांधी जो है वो इंटरफेयर करते हैं और उनका ग्रेट एफर्ट लगाते हैं और इस वजह से उस दौरान इन चीज़ों को वो शांत कराते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनाने की बात होती है। तो इंटरिम कैबिनेट जो है, ठीक है, फॉर्म्ड इन सितंबर 1946, ठीक है। यहाँ पर लीडरशिप किसकी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रेसिडेंटशिप में इंटरिम कैबिनेट जो है वो बनाया जाता है सितंबर 1946 को, जिसमें मुस्लिम लीग जो है वो हेजिटेशन के साथ बट पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद अक्टूबर में ही ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसका बायकॉट करेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हम लोग बायकॉट करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे, हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया, वो थे क्लेमेंट एटली, ठीक है। तो क्लेमेंट एटली जो थे उन्होंने बोला कि हम लोग जो हैं भारत छोड़ देंगे, कब, जून 1948 तक, ठीक है। उन्होंने बोला जून 1948 से हम लोग भारत छोड़ देंगे। अब क्या होता है कि इस दौरान तक वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड वेवेल, ठीक है। 1947 मार्च 1947 को इनको सक्सीड करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि अब इंडिया के वायसरॉय जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन नेचर से अगर कहा जाए तो एक प्रैक्टिकल पर्सन थे, डिसीजन लेने में काफ़ी स्विफ्ट टाइप के थे, संकोची थे और देखा जाए बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थे। तो आगे इन्होंने देखा कि भाई कम्युनिटी वाली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, मारकाट जो है वो आपस में बढ़ती ही जा रही है, कंडीशन बिगड़ती जा रही है, तो इसलिए इसके लिए बातचीत हम लोग करते हैं। तो इसके लिए बाकायदा बुलाया जाता है कांग्रेस को, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को, इन लोगों को बुलाया जाता है, बातचीत होती है। लेकिन वहाँ ये समझ में आता है कि पार्टीशन के अलावा कोई और इसका सल्यूशन नहीं है, पार्टीशन ही एक सल्यूशन है, वरना ये चीज़ें जो हैं वो हर रोज़ चलती रहेंगी। तो पार्टीशन, इन्होंने यहाँ कंक्लूज़न निकाला कि पार्टीशन जो है वो ज़रूरी है। अब जितना ज़्यादा यहाँ पर राइट्स वगैरह जो थे वो बढ़ते जा रहे थे, मारपीट बढ़ती जा रही थी, तो अब ये समझ में आने लगा कि अब ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी, अब देर नहीं करनी है, जल्दी से जल्दी पावर इनको हमें दे देनी है, ठीक है। तो माउंटबेटन वॉज एगर फॉर अ स्विफ्ट ट्रांसफर ऑफ पावर। माउंटबेटन कंक्लूडेड पार्टीशन, तो उन्होंने कंक्लूजन ये निकला कि पार्टीशन जो है वो होना पड़ेगा, बिना उसके यहाँ पर शांति नहीं रह पाएगी, ठीक है। अब इसके लिए पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए इन्होंने एक प्लान जो था वो तैयार किया, जिसको कि डिक्लेयर किया 3 जून 1947 को। बात करते हैं माउंटबेटन प्लान एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द कांग्रेस, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि जो उन्होंने अपना प्लान दिया, डिक्लेयर किया 3 जून 1947 को, वो क्या था यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लान था इसके तहत बोला गया कि डिवीज़न होगा, ठीक है, 2 डोमिनियंस में डिवीज़न होगा, जहाँ पर एक होगा इंडिया और एक होगा पाकिस्तान। दूसरा इसमें था पॉइंट कि एक रेफरेंडम जो है वो कराया जाएगा। रेफरेंडम यानी कि पब्लिक ओपिनियन एक तरीके से कह लीजिए, वो कराए जाने की बात हुई कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस जो थी, यहाँ पर बोला गया कि एक रेफरेंडम जो है वो कराया जाएगा, जिससे कि पता चले कि वहाँ के लोग जो हैं वो किसके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं और या फिर वो जाना चाहते हैं इंडिया की तरफ, ठीक है। आसाम, बंगाल एंड पंजाब, ठीक है, आसाम, बंगाल, पंजाब, इनका भी पार्टीशन होना था, ठीक है, इन प्रोविंसेस का भी पार्टीशन होना था। देखिए आसाम और बंगाल, इसको तो पहले भी उन्होंने बांटा था, जिसको बाद में 1911 में क्या किया गया था,
वापस से इंडिया में मिला दिया गया था। ठीक है, बंग भंग वाला जो हम लोगों ने देखा था ना, तो पहले ही बांट रखा था, तो इसको भी अभी ये प्रोविंसेस जो थी ये भी बांटी जानी थी। पंजाब जहाँ पर मुस्लिम जो थे वो मेजॉरिटी में थे, तो इनको भी अभी डिवाइड कर किया जाना था, फिर वहाँ के भी लोग जो थे वो जिधर जाना चाहें। इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको भी चॉइस दी गई कि आप लोग जिधर जाना चाहें, जिसके साथ जाना चाहें, यानी कि पूरी तरीके से कह सकते हैं भारत को बांटने की प्लानिंग थी। तो उनके लिए बोला गया कि वो दोनों डोमिनियन जो हैं इंडिया के, उनमें से जिस पे भी जाना चाहे, चाहे पाकिस्तान की तरफ, चाहे यूनियन इंडिया की तरफ आप रहना चाहें उधर। देखिए उस दौरान क्या था, प्रिंसली स्टेट्स जो थे 1947 तक हम देखते हैं बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें अभी भी थी। ठीक है, तो उनको भी छूट दी गई, चॉइस दी गई कि आप जिधर जाना चाहें। अब क्या था कि यहाँ पर डिक्लेयर किया गया कि फॉर्मली जो पावर हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, यहाँ प्लान जो है वो हम लोगों ने सामने कर दिया। अब फॉर्मली जो पावर हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे वो कब करेंगे, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947। अब ये डिक्लेरेशन कब का था, 3 जून 1947 का, और बड़े ही करीब हमारी आज़ादी थी, जिसको हम चाह रहे थे, इतने समय से हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे थे, आज़ादी बहुत करीब थी। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा दर्द भी था कि हम वहाँ पर बट रहे थे। उसी दौरान कितना सारा खून खराबा भी हुआ था। ये सारी चीज़ों को देखते हुए महात्मा गांधी, अदर जो लीडर्स थे और अदर बहुत सारे लोग जो थे वो इसीलिए रेडी हो गए पार्टीशन के लिए। भाई मुस्लिम लीग तो पहले ही पार्टीशन के लिए रेडी थी, और ये लोग इतना सारा ब्लडशेड और ये देख कर कि भाई कोई और अब रास्ता नहीं है, फिर ये लोग भी पार्टीशन के लिए यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। द प्लान एक्सेप्टेंस बाय बोथ द कांग्रेस एंड लीग। तो ये जो प्लान यहाँ पर दिया गया, इस वजह से लीग और कांग्रेस इन दोनों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये समझना ज़रूरी था कि अगर हम बट के रहेंगे तो वो बेटर होगा। उससे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिया जो है वो हमें मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि हर रोज़ हमारे यहाँ फाइट होती रहे कम्युनिटी को लेकर, तो उससे क्या होगा, हमारे जो देश है वो कमज़ोर होगा। तो एक कमज़ोर देश से अच्छा है एक छोटा देश जो हो लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हो। तो इसलिए कांग्रेस जो है वो फेवर में आती है। चलिए बात करते हैं वो कांग्रेस जो कि लॉर्ड माउंटबेटन का जो प्लान था उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। ऐसा क्या होता है कि वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, उसके रीज़न यहाँ पर समझेंगे। रीजंस फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान बाय द कांग्रेस। ठीक है, तो क्या उसके रीज़न थे ये समझेंगे। सबसे पहला कि बड़े स्केल पर क्या था कि वॉयलेंस जो था वो होने लगा था। अभी हमने इसके पहले वाला भी देखा कि वॉयलेंस जो था कलकत्ता का वो कितना ज़्यादा था। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आगे भी हो सकती हैं। उस चीज़ को देखते हुए ज़रूरी था कि भाई ठीक है पार्टीशन जो है वो कर लिया जाए। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला भी था कि भाई अगर क्या है कि हम पार्टीशन नहीं करते हैं, ठीक है, तो भारत में ही बहुत सारे पाकिस्तान जो हैं वो बन जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि पार्टीशन हो जाए। दूसरा बिटर एक्सपीरियंस था कि इसका इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग के साथ काम करने का हर समय क्या था, कुछ ना कुछ नाराज़गी थी। जब देखो तब अपनी जो थी वो मनवाने की, अपनी बातें जो थी वो मनवाने के लिए वो कहते हैं हम सपोर्ट खींच रहे हैं, तो हम अगेंस्ट हैं, हम रिवोल्यूशन जो है वो ला रहे हैं, ठीक है, रिजोल्यूशन जो है वो ला रहे हैं। ये सारी चीज़ें थी। तो ये जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बिटर था। इसलिए अब यहाँ था कि भैया जॉइंट गवर्नमेंट जो है वो नहीं चलाई जा सकती इनके साथ। नेक्स्ट, फेडरेशन विथ वीक यूनियन अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर फेडरेशन जो है वो इस तरह से बिखरा हुआ रहेगा और जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी क्या रहेगी, वो काफ़ी कमज़ोर रहेगी। क्योंकि हमेशा क्या है, फाइट होती रहेगी। इसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट जो है वो कमज़ोर होगी और हमारा देश भी जो है वो कमज़ोर होगा। इसके लिए भी एक्सेप्ट किया गया कि अगर वीक गवर्नमेंट जो होगी या वीक फेडरेशन होगा, बटा हुआ फेडरेशन होगा, तो ऐसे में क्या होगा, ये अनएक्सेप्टेबल है। इसलिए भी एक्सेप्ट किया गया लॉर्ड माउंटबेटन का जो प्लान था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर पार्टीशन में डिले करते हैं तो क्या होगा। तो भाई ब्रिटिश रूल जो है वो जारी होगा। हम तो आपस में लड़ते रहेंगे, हम किसी एक सोल्यूशन पे पहुंचेंगे नहीं कि एक पॉइंट पर हम पहुंचे और सोल्यूशन निकल जाए। तो हम फाइट करते रहेंगे और ब्रिटिश रूल जो है वो जारी रहेगा, जिसकी हम इतने समय से डिमांड कर रहे हैं, जिसके लिए हमने इतने सेक्रीफाइस किए, जिसके लिए हमने इतनी फ़ाइट की। तो वो सारी चीज़ें जो है वो बेकार चली जाएंगी, क्योंकि ब्रिटिश रूल जो है वो आगे भी जारी रहेगा। और जो अभी रेडी हो रहा है कि ठीक है अच्छा तुम्हें दे देंगे पावर तुम्हारी, लेकिन वो बाद में हो सकता है मुकर जाए। ठीक है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम जो है वो और
ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी, इसलिए ज़रूरी है कि ठीक है पार्टीशन जो है वो हो जाए। अगर पार्टीशन नहीं होता है हम फाइट में करते रहेंगे और इसमें डिले होगा, ब्रिटिश रूल जो है वो आगे भी जारी रहेगा। ठीक है, ये है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि भाई पार्टीशन में अगर डिले होता है तो क्या होगा, तो भाई अभी क्या है जगह जगह पर वायलेंस जो है वो देखने को मिल रहा है, पूरे इंडिया में सिविल वॉर जो है वो छिड़ जाएगा, इसको रोकने के लिए पार्टीशन ज़रूरी है, इसलिए भी एक्सेप्ट किया। कांग्रेस एग्री नहीं कर रही थी, जो कि मुस्लिम लीग की क्या डिमांड थी, मुस्लिम लीग की डिमांड थी भाई हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का 1/3 पार्ट जो है वो हमको दे दिया जाए। लेकिन कांग्रेस जो है वो नहीं मान रही थी कि 1/3 पार्ट जो है वो मुस्लिम लीग को दिया जाए। तो यहाँ पर बात हुई कि जो अभी था हम लोगों ने देखा था नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, फ्रंटियर प्रोविंस जो है, ठीक है, तो इसके लिए बात हुई कि ये पोर्शन जो है वो ले लिया जाए। ठीक है, इसके आधार पर ठीक है हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर दो नेशन थियरी पर ये अभी भी नहीं वो हो रहे थे। इनका था कि भारत में ही दो बनेंगे, ठीक है, दो प्रांत जो है वो बनेंगे, एक मुस्लिम प्रांत बनेगा, एक हिंदू प्रांत बनेगा। ठीक है, कम्युनिटी जहाँ पर क्या है लीग का इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा होगा उस बेस पर। ठीक है, बट अभी भी वो रेडी नहीं हो रहे थे कि दो नेशन जो है वो बनेंगे। दो कह सकते हैं कि उन्होंने कम्युनिटी के आधार पर बोला कि हिंदू और मुस्लिम इस तरीके से हम लोग जो है वो बटेंगे। यहाँ पर पंजाब, आसाम, ठीक है, इन जगहों के लिए था कि अभी इनके बारे में भी बात होनी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या था कि मुस्लिम मेजॉरिटी है या लीग का इन्फ्लुएंस जो है वो है, इसलिए वहाँ पर भी डिमांड हो रही थी। अच्छा, आगे हम बात करते हैं महात्मा गांधी, जो कि बराबर विरोध कर रहे थे कि पार्टीशन नहीं होगा, जिनका कहना था कि अगर पार्टीशन होगा तो मेरी डेड बॉडी पर होगा, इस तरीके का कुछ वर्ड जो था वो उन्होंने बोला था। तो लेकिन फिर भी बाद में हम देखते हैं कि जब ये बात चल रही होती है पार्टीशन की, यहाँ पर लगभग 1 घंटे तक महात्मा गांधी जो है उसका हिस्सा बनते हैं, वो पार्टीशन के फेवर में रहते हैं। ठीक है, जो महात्मा गांधी कह रहे थे कि भाई पार्टीशन जो है वो नहीं होगा, अब वो पार्टीशन के फेवर में 1 घंटे तक बातचीत करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये सारी जो कंडीशन बन रही थी वो काफ़ी बुरी थी देश के लिए, इसलिए उनका मानना था कि ठीक है अच्छा पार्टीशन जो है वो हो जाना चाहिए, इसीलिए इसके फेवर में इन्होंने 1 घंटे तक बात की। चलिए बात करते हैं द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या था ये, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो है वो अपना प्लान अनाउंस करते हैं, फिर इस पर बाकायदा बातचीत चलती है, जो भी बातें रहती हैं फिर वो चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो एक्ट पास करता है 60, उसी बेस पर जो बातचीत होती है उस बेस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो 16 जुलाई 1947 को एक एक्ट पास करता है जिसे कहते हैं द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्या थे इसके प्रोविजंस, ये हम लोग यहाँ पर जानेंगे। इस एक्ट में बोला गया कि 15 अगस्त 1947 से क्या होगा कि क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंस डोमिनियंस, 2 डोमिनियंस बनेंगे, एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा। ठीक है, पाकिस्तान के अंडर में आएगा, या फिर कह सकते हैं कि जो सिंध है, बलूचिस्तान है, NWFP वाला पोर्शन है, ठीक है, यानी कि जो आता है आपका नॉर्थ फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस जो आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बोला गया कि ये जो पोर्शन है वो पाकिस्तान में होगा, साथ ही साथ वेस्ट पंजाब जो है वो पाकिस्तान में होगा। देखिए पंजाब के यहाँ 2 टुकड़े हुए, एक जो अभी इंडिया में है और एक पाकिस्तान में मिला, वेस्ट पंजाब, ठीक है, वो, और ईस्ट बंगाल जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा होगा, बाकी जो हिस्से हैं वो भारत के होंगे। ठीक है, जो अदर प्रोविंसेस हैं, अदर जो कुछ भी है वो सब भारत के हिस्से होंगे। एंड ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल 15 अगस्त 1947 से जो आपके मामले होंगे, जो आपके अफेयर्स होंगे, उस पर ब्रिटिश कंट्रोल का अंत होगा, उसके बाद से वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बोला गया वायसराय जो है उसका रिप्लेसमेंट किया जाएगा किसके द्वारा, गवर्नर जनरल, और इसीलिए हम देखते हैं कि इसके बाद सी राजगोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखिएगा पहले और आखिरी, इसके बाद से ये पोस्ट जो थी वो हटा दी गई। तो रिप्लेसमेंट ऑफ वायसराय होगा किसके साथ, वो होगा गवर्नर जनरल के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की बात हुई कि अपना अपना दोनों डोमेन्स जो हैं वो अपना अपना कानून बनाएंगे, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना अपना संविधान जो है वो बनाएंगे और खुद ही डिसाइड करेंगे कि ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। तो भारत की अगर हम लोग बात करें, भारत अभी भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो है उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंबर है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन, ठीक है, बोला गया हर ईच डोमिनियन, दोनों डोमिनियन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो
कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो असेंबली होगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनेगा, उसके लिए एक असेंबली जो है वो बनेगी, भाई काफ़ी लोगों का ग्रुप होगा, बाकायदा बातचीत होगी, वो क्या करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। तो उसके लिए बोला गया दोनों डोमिनियन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होंगी, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर की जो पावर है उसका वो यूज़ करेंगी। नेक्स्ट बोला गया कि लेजिस्लेचर ऑफ ईच डोमिनियन ग्रांटेड फुल पावर्स टू मेक लॉज फॉर इट्स टेरिटरी, ठीक है, लेजिस्लेचर ऑफ ईच डोमिनियन जो होगा उसके पास पूरे राइट होंगे कि अपनी टेरिटरी जो है उसके लिए वो लॉ बनाए। 7th पॉइंट है राइट ऑफ द किंग टू वीटो लॉज, ठीक है, तो लॉ जो थे उनको वीटो करने का जो राइट किंग के पास था, अब उसको क्या कर दिया गया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया किसकी तरफ, गवर्नर जनरल की। अब उसको गवर्नर जनरल जो है वो वीटो कर सकता है। नेक्स्ट था कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं बनता है तब तक यहाँ पर किस तरीके से देश जो है वो चलेगा। 1935 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आगे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चलेगा। हाँ, ये और बात है कि अगर उसमें कुछ चेंजेस चाहिए, उसमें कुछ या फिर उसी को अडॉप्ट करना है पूरी तरीके से, ये गवर्नर जनरल जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्रिंसली स्टेट जो है उनको भी चॉइस दी गई कि वो किसी भी डोमिनियन को, ठीक है, यहाँ 2 डोमिनियन में डिवाइड किया गया था, किसी भी डोमिनियन को वो ज्वाइन कर सकता है या फिर अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो बनाए रख सकता है, यानी कि वो चाहे तो जिस डोमिनियन में जाना चाहे जा सकता है या अपनी स्वतंत्रता ही बनाए रख सकता है, ठीक है। यहाँ पर 2 डोमिनियन बने थे, बाकायदा लोगों से पूछा भी गया, यहाँ तक कि हम बात करें जैसे अभी हम लोग देख रहे थे किसका, पंजाब के बारे में देख रहे थे, बंगाल के बारे में देख रहे थे, है ना। तो ये ऐसी जगह थी जहाँ पर क्या था, कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर मुस्लिम जो थे वो ज़्यादा थे, कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी थी, तो इस बेस पर उनको पूछा भी गया। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो ईस्ट बंगाल है जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना बेटर समझा, ठीक है। द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज टू बी अबॉलिश, ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ऑफिस था उसको हटाए जाने की यहाँ पर बात कही गई कि उसको हटा दिया जाएगा। एग्रीमेंट विद द ट्राइब्स ऑफ NWFP, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंसेस हैं वहाँ के ट्राइब्स से भी हुआ कि भाई जो एग्रीमेंट है उसके बारे में उनसे भी बातचीत की जाए कि वो किधर की ओर जाना चाहेंगे। टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया, एम्परर ऑफ इंडिया कौन था, ब्रिटेन का ने अपने लिए टाइटल रखा था, ठीक है। किंग ऑफ इंग्लैंड ब्रिटेन ने अपने लिए रखा था जो रॉयल स्टाइल में, ये सब बोला गया कि अब ये टाइटल जो है वो हटा दिया जाएगा, आगे जो ब्रिटेन है वो इन टाइटल्स का यूज़ नहीं कर सकेगा। लैंडमार्क इन एंग्लो इंडियन रिलेशन, अब हम बात करें इस एक्ट की, ये एक्ट जो था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट था, देखा जाए तो इसको लैंडमार्क कहा जाता है एंग्लो इंडियन रिलेशन का, कि भाई हमें आज़ादी मिली लेकिन क्या है, पूरे कानूनी तौर पर आज़ादी मिली। देखा जाए तो अभी तक में इतनी बड़ी पॉपुलेशन, भारत की पॉपुलेशन इस दौरान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, ठीक है, तो इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन थी इसके लिए, ठीक है, इसको आज़ादी देना और पूरा बाकायदा नियम कानून के तहत ऐसा इसके पहले नहीं देखा गया था, इसीलिए इसको लैंडमार्क ऑफ एंग्लो इंडियन रिलेशन कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर देखने को तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी कि हम लोगों को जो पावर दी गई वो बाकायदा कानून के दायरे में रहते हुए बाकायदा एक्ट वगैरह बनाकर आगे की जो प्लानिंग थी वो सारी कर फिर उसके बाद हमारी सत्ता जो थी वो हमको सौंपी गई। हाँ, यहाँ पर एक ख़राब चीज़ ये हुई कि भाई हमारे देश का पार्टीशन हो गया। चलिए बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसमें, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल थे उसमें, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू टू द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, इसमें इनका क्या योगदान था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारी पॉलिटिक्स में एक बहुत ही एक्टिव पार्ट रहे, फ्रीडम स्ट्रगल में हम देखें तो या फिर कह सकते हैं फ्रीडम मूवमेंट हमारे थे, वहाँ के वो हीरो थे, ठीक है। आते हैं सबसे पहले इनके जन्म से स्टार्ट करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद, आज के टाइम में जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। बर्थ डेट हम सभी को पता है 14 नवंबर, ठीक है। ईयर लेकिन यहाँ पर जानना ज़रूरी है, उसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इनका बर्थ ईयर जो था वो 1889, इनका टाइम पीरियड 1889 टू 1964, ठीक है। तो बॉर्न ऑन नवंबर 14, 1889 इन इलाहाबाद, ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है 1889 टू 64। इनके जो फादर थे इनका नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू, जो कि एक एक्टिव पॉलिटिशियन थे। वो भी इनकी स्टार्टिंग की जो एजुकेशन थी, अर्लियर एजुकेशन जो थी वो इलाहाबाद में ही हुई। उसके बाद ये जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, कहाँ पर, इंग्लैंड जाते हैं,
जहाँ पर क्वालिफाइड होते हैं एज अ बैरिस्टर, फिर आते हैं वापस और इलाहाबाद में ही ये अपनी इंडिया रिटर्न होते हैं कब 1912 में, और इलाहाबाद में ही अपनी प्रैक्टिस जो है वो शुरू करते हैं। चूँकि इनके घर का माहौल, भाई ये भी क्या थे, इनके जो फादर थे ये भी क्या थे, ये भी एक पॉलिटिशियन थे, तो स्टार्टिंग से ही इनको जो माहौल मिला था पॉलिटिक्स को लेके ही मिला था। इसके बाद हम देखते हैं कि अपनी प्रैक्टिस के साथ ही जल्द ही ये एक्टिव पार्ट बन जाते हैं किसका, पॉलिटिक्स का, ठीक है। तो इनिशिएटेड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि 1929 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। उसी में हमने देखा था कि जो लाहौर सेशन था कांग्रेस का, ठीक है, कांग्रेस के लिए हम लोग बात किए थे ना कि कांग्रेस सेशन था कि हर ईयर होगा, तो इस ईयर का 1930 का जो 1929 का जो कांग्रेस सेशन था, तो उसमें ही उन्होंने बोला था कि हम लोग 1930 में 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज जो है वो अपना मनाएंगे, ठीक है। वहाँ से पूर्ण स्वराज की डिमांड करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। लाहौर सेशन वेयर अ रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड, ठीक है। लाहौर सेशन जहाँ पर ये प्रेसिडेंट थे वहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन इन्होंने पास किया था। प्लेड अ की रोल इन द कांग्रेस सक्सेस इन द 1937 इलेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके बाद हम लोगों को इलेक्शन में जब चांसेस मिलते हैं वहाँ पर कांग्रेस को इन्होंने अच्छी खासी लीड दिलाई, जहाँ पर 11 से 7 प्रोविंसेस जो थे उसमें कांग्रेस की जीत हुई थी, ठीक है, इन्हीं के अंडर में। डेडिकेटेड अराउंड 30 ईयर्स 1917 टू 1947 ये एज अ फ्रीडम फाइटर कह लीजिए कि इंडिया की फ्रीडम के लिए ये इन्होंने फाइट की, जहाँ पर काफ़ी सेक्रीफाइस इन्होंने किया। कितनी बार ये जेल भी गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनको हमने देखा फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा, काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं 1946 इंटरिम गवर्नमेंट का जो इलेक्शन था वहाँ पर जीत मिलती है कांग्रेस को, और वहाँ पर एज अ वाइस प्रेसिडेंट ये अपॉइंट होते हैं। इसके बाद 1947 जब हमें आज़ादी मिलती है तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं, ठीक है। इंडिया विटनेस्ड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन वेरियस डोमेन्स, ठीक है। इनके अंडर में इंडिया को बहुत ज़्यादा हम देखते हैं प्रोग्रेस भी होती है लिटरेरी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये अच्छे खासे ऑथर भी थे, ठीक है। इनके लिखी हुई चीज़ें जो थी उन्होंने इनको कह सकते हैं कि इंग्लिश में लिखी हुई कुछ इनकी नॉवेल्स वगैरह थे जिन्होंने इनको क्या किया, नॉवेल्स वगैरह जिन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा फेमस कर दिया पूरे वर्ल्ड में। इनमें था एन ऑटोबायोग्राफी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इसके अलावा था ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जिसने कि इन्हें लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस किया। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अपने देश के लोग, यहाँ तक कि हमारे यहाँ के जो बच्चे थे वो भी इन्हें काफ़ी पसंद करते थे, और चाचा नेहरू के नाम से हर कोई इनको जानता था, और इसीलिए हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं चिल्ड्रंस डे। अब देखिए महात्मा गांधी ने इनके लिए कितनी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था ही इज़ प्योर एज अ क्रिस्टल एंड ट्रूथफुल बियॉन्ड सस्पिशन, द नेशन इज सेफ इन हिज हैंड एंड आई नो दिस दैट व्हेन आई गॉन ही विल स्पीक माई लैंग्वेज। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।